अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, बजट की आमद है और हुकूमत जो है वो चीन से एक बड़ा ही कामयाब दौरा करके वापस आन पहुंची है। वज़ीर आज़म अपनी टीम के हमरा वतन वापस पहुंचे हैं। 23 मुआहिदों पर जो है वो दस्तखत किए गए हैं और आवाम के लिए खुशखबरी लेकर आएंगे, ऐसी नवीद भी सुनाई गई है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम मुल्क की अंदरूनी सूरत हाल देखें तो अपोजिशन अपना ग्रैंड अलायंस बना चुकी है। मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलने की बात पर जो है वो स्टैंप लगा दी है और ईद के बाद अब सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगा या नहीं होगा, ये हुकूमत के लिए कितना मुश्किल वक्त हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ ये जो नया आने वाला बजट है ये हुकूमत पेश करने तो जा रही है, लेकिन इसमें आवाम के लिए रखा क्या है, क्या इस डूबती हुई कश्ती को कोई सहारा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। हमें ज्वाइन किया है अताउल अतार साहब ने, बहुत शुक्रिया अताउल अतार साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे ये बताएं कि आप एक बड़ा ही कामयाब किस्म का दौरा करके आ रहे हैं चीन से, हमने देखा भी है, मुझे बताएं प्रोग्रेस क्या हुई है। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, एक तो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड दौरा था और चीनी क़यादत की तरफ से जो चीनी सदर हैं शी जिनपिंग, जो उनके प्रीमियर हैं प्रीमियर ली, उन्होंने जो गर्मजोशी का मुजाहरा किया और जो उन्होंने मैं समझता हूँ कि एक उनके अंदर एक जज्बा मौजूद था पाक चीन मोहब्बत का, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी एक कामयाबी रही है कि सीपैक को अपग्रेड करने के हवाले से वहाँ पे बात हुई और दोनों ने, चीनी सदर ने भी और प्रीमियर ली ने भी सीपैक की अपग्रेडेशन की बात की। तो इसका मतलब है कि आप देखेंगे कि मजीद सरमायाकारी होगी गवादर पोर्ट के हवाले से, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के हवाले से, कराकोरम हाईवे की रीअलाइनमेंट पर बात हुई, ML1 जो मेन लाइन 1 है वो रेलवे की, उस हवाले से बात हुई और हुआवे कंपनी से बड़े कामयाब मुज़ाकरात रहे। और उन्होंने देखिए पहले भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाहौर में लगा, उन्होंने 2 लाख बच्चों की IT ट्रेनिंग के हवाले से बात की है, क्लाउड के हवाले से बात की है और मुआहदे साइन हुए वहाँ पे IT के। तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ वो बल्कि हमने वहाँ पे जो चीनी क़यादत के अलावा बिजनेस टू बिजनेस एग्रीमेंट्स हुए हैं। यहाँ से एक बहुत बड़ा बिजनेस डेलीगेशन गया था, वहाँ भी बिजनेस डेलीगेशन मौजूद था चीनी कंपनीज का। तो ये शराकतदारी आगे बढ़ेगी और चीन हमारा दोस्त है। पाकिस्तान को जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में जगह मिली है अल्लाह ताला के फजल से, इसमें चीन का बड़ा किरदार है, वो मुबारकबाद चीन की भी बनती है, हमारी भी बनती है। तो जो हमारा एक इंटरनेशनल लेवल पे ताल्लुकात हैं उनको नई तक़वियत मिली है और ये नई जहत है पाक चीन दोस्ती के अंदर। और जो गर्मजोशी इस दफा देखने में आई वो पहले कभी देखने में नहीं आई है। तो सरमायाकारी भी बढ़ेगी, सीपैक तेजी से आगे बढ़ेगा और मैं समझता हूँ कि बिजनेस टू बिजनेस उन्होंने कोई नाराजगी का कोई वो तो नहीं किया, इजहार तो नहीं किया सीपैक पर, सुस्त रवि पर? नहीं, देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रीएम्प्ट करते हुए जो शाम में हमला हुआ था उसकी हर जगह अफसोस किया और उन्होंने कहा कि हम चीन के साथ खड़े हैं। और उन्होंने हर जगह कहा कि चीनी सिक्योरिटी को अपने और अपने बच्चों की सिक्योरिटी से ज्यादा तरजीह दूंगा। तो ये हर जगह बात हुई, सिक्योरिटी कंसर्न्स, हमें पता था कि शायद बात हो, तो प्राइम मिनिस्टर ने नौबत नहीं आने दी कि वो बात करें, हमने ही बात शुरू कर दी कि हम इसको इंशाल्लाह ताला इंश्योर करेंगे और चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को हम प्राइम इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक, अच्छा ये बजट आने वाला है जो अपकमिंग वीक है, इसमें ज़ाहिर है कि आप लोग बजट पेश करेंगे, हुकूमत में है, क्या आवाम के लिए क्या रखा है इसमें? देखिए मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो माशी इशारिये हैं वो बहुत बेहतर हुए हैं और उस हवाले से आपने देखा कि महंगाई में इस महीने, पिछले साल इस महीने की निस्बत 38% से 17% पे महंगाई और 17 से 13% पे आई और पिछले महीने 17% थी, इस महीने 13% है। आपका जो तजारती खसारा है उसमें कमी वाक़या हुई है, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस इस दफ़ा आए हैं और उसके साथ साथ आपकी IT एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का जो कवर होता था 15 दिन का, वो 2 महीने पे चला गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत रिलीफ है इंशाल्लाह ताला और कोशिश होगी कि उन तबकात पे ही टैक्स का बोझ डाला जाए। नहीं, ये बहुत रिलीफ आप इन जनरल बोल रहे हैं तार साहब के, स्पेसिफिकली अवाम के लिए बोल रहे हैं कि उनके लिए बहुत रिलीफ है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही है वो उसके मुताबिक ज़ाहिर है बिजली महंगी करेंगे आप लोग 5 से 7 रुपए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो बड़े बड़े, अच्छी बात है, बड़े बड़े सेठ हैं इस मुल्क में, मैं सेक्टर्स को स्पेसिफाई नहीं करूंगा, मुनासिब नहीं, मगर देखें लोग इस मुल्क में बड़ा पैसा कमाते हैं, तो जो टैक्स पे करने की इस्ताद रखते हैं उनको टैक्स पे करना चाहिए और सैलरीड क्लास पे टैक्स कम होना चाहिए।
तो ये इन चीजों का कल ऐलान होगा। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की भी मीटिंग कल है, 12 तारीख को बजट भी है। देखिए, पेट्रोल की कीमत में भी कमी वाकई हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, और पेट्रोल भी नीचे आया है। डॉलर की जो एक रेट था उसके मुकाबले में रुपया बढ़ा है, ठीक है। और बड़े अरसे से वो एक मुस्तकिल मिजाजी से चल रहा है, जिसकी वजह से महंगाई कम हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीजें पॉजिटिव है, और हमने खुद बड़ी इस पे अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की है, तो चीजें पॉजिटिव रहेंगी। और मैं समझता हूँ कि मिडिल क्लास और गरीब आदमी पे कम वोट डाला जाएगा, सही। और एलीट क्लास पे ज्यादा डाला जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो पेंशन्स की बात ज़रा आप लोगों से आईएमएफ ने भी की थी, अगर आपको याद हो कि पेंशन्स जो आप पेंशन्स की मद में पैसे जा रहे हैं और दीगर मुराद की, इसके ऊपर भी कोई गौर कर रही है हुकूमत? बजट में इसके ऊपर भी कुछ काम किया गया? देखिए, बात यह है कि पेंशन का बोझ बहुत ज्यादा है हुकूमत के ऊपर, और एक तजवीज जो ज़ेरे गौर थी कि 2 साल एज ही बढ़ा दी जाए सिविल सर्वेंट्स की अक्रॉस द बोर्ड। ठीक है। तो वो भी तजवीज ज़ेरे गौर है, देखें उस पर भी कौम दरामद होता है नहीं होता। और ऑब्वियसली पेंशन का एक बोझ है, उस हवाले से कोई ना कोई हमें रिफॉर्म करना पड़ेगा, कोई फंड बनाना पड़ेगा, कोई एक सस्टेनेबल सिस्टम लाना पड़ेगा, जिसके तहत फिर ये टैक्स पेयर को हर साल कई 100 अरब का ये पेंशन का टीका ना लगे, और उसका कोई अच्छा सिस्टम आ जाए। तो बातचीत जारी है, अब देखिए इस पे क्या हो सकता है। इस पे आप लोगों ने पीपल्स पार्टी को इन लूप लिया है? क्योंकि खुर्शीद शाह कह रहे हैं कि हमें कुछ पता नहीं है कि आप क्या बजट पेश करने जा रहे हैं। नहीं, एक कमेटी बाकायदा इसहाकदार साहब की सरबराही में पीपल्स पार्टी के साथ, एमक्यूएम के साथ वो मुज़ाकरात कर रही है, और उनको ऑन बोर्ड किया हुआ है तमाम मामलात पे। तो उनसे भी उम्मीद है कि तमाम मामलात जो है वो कुछ असलूबी से जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे। नहीं तो वो क्या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए उन्होंने ये बात कही है? अगर वो इन लूप हैं ऑलरेडी। कमेटी बनी की है, अब किसी की कोई राय है, वो उसको पूरा हक है अपनी राय देने का, बिल्कुल दें, 100% दें, मगर उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है, और इंशाल्लाह ताला मुस्बत तरीके से उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचे। ठीक है। वो ये ना हो कि जब बजट पेश हो रहा हो तो अपोजिशन तो वावेला मचा रही हो, साथ पीपल्स पार्टी भी खड़ी हो जाए, तो ऐसा सीन ना हो, इसे अवॉइड करना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं दादा साहब, तो फिर वापस आते हैं। तो पॉलिटिकल सिचुएशन किस हद तक काबू में आ चुकी, आई भी कि नहीं आई, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। अताउल्लाह साहब, मुझे बताएं कि आपके बहुत ही दरीना साथी मौलाना फजल रहमान साहब ने हाथ मिला लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और ईद के बाद उन्होंने ऐलान किया है, स्केड्यूल की हैं चीज़ें कि हम हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए निकलेंगे। मौलाना साहब, क्राउड पुलर तो हैं, ये तो आपको भी पता है, मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है। कहाँ देख रहे हैं आप चीज़ें, मुश्किलात बढ़ेंगी नहीं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सेनेट के अंदर मौलाना बासित साहब की सीट हो, बाकी मामला तो हमने बड़ा उनको सपोर्ट किया, और उनसे एक इज्जत एहतराम का तकरीम का रिश्ता है, और मैं नहीं समझता कि वो हमारे खिलाफ कभी कोई सड़क पे आएंगे। और अब तो उनकी बहुत इज्जत करते रहेंगे, और पॉलिटिकल अलायंस उनको पता है कि वो हम उनके बारे में मुस्बत जज्बात रखते हैं, अच्छे जज्बात रखते हैं, और शहबाज शरीफ साहब का उनसे ऑन एंड ऑफ राब्ता रहता है। नवाज शरीफ साहब उनको मिल के आए, हर मौके पर उनकी बातचीत रहती है। तो मुझे लगता है कि को कायल करने में कामयाब इंशाल्लाह जल्द हो जाएंगे, और वो हमारे साथ ही खड़े अच्छे लगते हैं। दूसरी तरफ से जो अलकाबाद से उनको नवाजा गया, नहीं तो आप लोगों ने तो उनको जगह ही नहीं दी खड़े होने की। नहीं, जगह बहुत है, तो मैं समझता हूँ कि जगह मौजूद है अपनी जगह पे, तो भरपूर जगह है। जब वो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल उनकी जगह तो हमने पड़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। तो ऐसा हो सकता है, वैसे एक हाइपोथेसिस है कि वो चले तो गए हैं लेकिन आप मना के वापस ले आए, कोई ऐसा चांस है? नहीं, बिल्कुल इसमें मैं समझता हूँ कि वी आर वेरी क्लियर, और ये बिल्कुल मुमकिन है, इसको ये खारिज इम्कान नहीं है। नहीं, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आई अताउल्लाह साहब कि वो इलेक्शन नताइज पे तो खौफ थे ही थे, कोई और भी बुनियादी वजह थी जिसपे शायद उनकी बात नहीं मानी गई? देखिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद है अपनी जगह पे, और उस पर बातचीत हो सकती है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जा सकता है, और बड़े अच्छे तरीके से किया जा सकता है। लेकिन उनकी अगर आप तकरीर उठा के देखें, कोई भी उठा के देख लें, वो आपकी तरफ तो नाराजगी का इजहार करते हैं, नून लीग की तरफ, लेकिन पीपल्स पार्टी पे वो बाकायदा तीर चलाते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई सदारती ओहदे की बात हुई थी और वो हुआ नहीं। फिर मेरे बिल में सदारती ओहदे का तो कोई मामला नहीं है, मगर मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का भी जो उनके साथ अलायंस रहा पीडीएम गवर्नमेंट में, वो बड़ी खुशसूबी से मामलात चले, और मैं समझता हूँ कि अभी भी कोई चीजें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक नहीं पहुंची, और इनको सुलझाया जा सकता है, और अच्छे तरीके से सुलझाया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों के लोग क्यों नाराज होते जा रहे हैं? पहले हमने देखा शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, चले उन्हें तो पार्टी का ऐलान भी कर दिया। अब मोहम्मद जुबैर साहब जो एक अरसे से आप लोगों के साथ थे,
उन्होंने पार्टी से राहें जुदा कर ली हैं। देखिए, शायद हकान अब्बासी साहब हों, जुबैर साहब हों, मिफ्ता साहब हों, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, व्हेन यू ब्रोकन ब्रेड टुगेदर, आपने इकट्ठे रोटी खाई हो या मुश्किल वक्त अच्छा वक्त इकट्ठे देखा हो, इन तीनों का बेहद एहतराम है और मैं तीनों के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा है। तीनों बहुत अच्छे लोग हैं और बड़े अपनी अपनी जगह काबिल लोग हैं। मेरा तो अपना असूल है, उनके बारे में मैं नहीं जानता। मैं पैदा जिस पार्टी में हुआ, अल्लाह ताला तौफीक देगा, मरना भी इसी पार्टी के अंदर है, क्योंकि जो नजरियात होते हैं और जो एक आपकी एफिलिएशन और लॉयल्टी होती है वो आपको डिफाइन करती है कि बतौर इंसान आप क्या हैं। तो मैं तो अपनी बात करूंगा कि मैं तो मरते दम तक इस पार्टी में हूं। बाकी लोग पार्टियों में आते भी हैं, जाते भी हैं, नई पार्टियां भी बनाते हैं, मगर तारीख की अगर आप लेकिन डैमेज नहीं हो गया। देखिए, ख्वाजा साद रफीक बड़े सीनियर सियासतदान हैं, बड़े कदावर सियासतदान हैं, बड़ा उन्होंने ज़र्फ वाले सियासतदान हैं। फिर मोहम्मद जुबैर साहब हो गए, मिफ्ता इस्माइल हो गए, शाहिद खान अब्बासी हो गए, दानियाल अजीज हो गए। ये साद रफीक को आपने कहाँ मिला दिया? नहीं मिलाया तो खाइफ तो वो रहे हैं अता साहब, ये तो अंदरूनी कहानी में हम डिटेल में नहीं जाना चाहते। खाइफ तो रहे हैं, अलग नहीं हुए, खाइफ तो वो हैं। नहीं, मैं आपको अर्ज करता हूँ। देखिए, मेरा और साद रफीक साहब का क्या प्रॉब्लम है कि हम खुल के अपनी राय का इजहार करते हैं पार्टी के अंदर और कई दफा उसको इख्तलाफ समझा जाता है। ऐसा होता नहीं है, ये जमहूरी हक होता है कि आप खुल के अपनी राय का इजहार करें। देखिए, मियां नवाज शरीफ एक वफादार शख्स हैं, हमारे कायद हैं, सदर हैं। उन्होंने अपनी तकरीर में उसने शाहिद साहब की तारीफ की। देखिए, लोग पार्टीज में आते भी हैं, जाते भी हैं, ठीक है। आप तारीख के औराक पढ़ के देख लें, जिन लोगों ने पीपल पार्टी छोड़ी, नून लीग छोड़ी, वो आपको तारीख के औराक में कहाँ मिलेंगे? और जो अपनी पार्टी लीडरशिप के साथ, पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ वो कमिटेड रहे, लॉयल रहे, वो आपको कहाँ मिलेंगे? तारीख का सबक है और ये हर कोई ना सीखना जानता है ना चाहता है, मगर पढ़ जरूर लेना चाहिए। और मैं तीनों की बहुत तारीफ की, मैं समझता हूँ कि बड़े काबिल, बड़े ज़हीन और बड़े अच्छे लोग हैं। और तो मना के ले आए ना फिर। देखिए, अभी तो मियां नवाज शरीफ साहब उनकी तारीफ करें। कल मियां नवाज शरीफ साहब का लंच था तो सेनेटर्स का, तो जो हमशीरा हैं शाहिद अब्बासी साहब की, मियां नवाज शरीफ ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया और उनको वेलकम किया और उनके बारे में बड़े अच्छे अल्फाज कहे। तो मैं ये समझता हूँ कि जब लीडरशिप आपकी इतनी इज्जत करती है और आपको नवाजा भी है, प्राइम मिनिस्टर भी बनाया, आपकी बहन को सेनेटर बनाया, हमेशा आपने भी पार्टी के साथ लॉयल्टी की और पार्टी ने भी आपके साथ। प्राइम मिनिस्टर के लिए और भी बड़ी ऑप्शंस थी उस वक्त। शहबाज शरीफ साहब माजरत कर चुके थे, चौधरी निसार मौजूद थे, एहसन इकबाल साहब मौजूद थे, ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद थे, बड़े सीनियर लोग मौजूद थे पार्टी के अंदर। पार्टी ने आपका चुनाव किया, आपकी खुशकिस्मती, अच्छी बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि तीनों बड़े अच्छे लोग हैं और हम तो अभी भी कायल हैं कि इनको पार्टी के अंदर रहना चाहिए। बाकी कोई अपनी पार्टी बनाना चाहता है तो कोई किसी को रोक नहीं सकता। मैं ये समझता हूँ कि वफा जो है ये इंसान में एक ऐसी सिफ्त है जो बाकी बहुत सारी सिफ्तों से बड़ी सिफ्त है। वो अब हर किसी की अपनी मर्जी है। अभी भी पार्टी लीडरशिप अगर उनको कदर की निगाह से देखती है, उनकी मुतरफ है, तो इसका मतलब है कि पार्टी लीडरशिप का जो ज़र्फ है वो बड़ा है और दिल भी बड़ा। ज़ाहिर है उन्होंने भी बड़ी सोबतें सही हैं जब मुश्किल वक्त आया था। लेकिन अता साहब, आपका एक जिसे कहते हैं सियासी हरीफ, वो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। ये कयास किया जा रहा है कि शायद उनका जेल में रहने से आप लोगों को बहुत फायदा है एंड यू डोंट वांट हिम टू कम आउट। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि उनको किसने कहा था कि वो साइफर लहराएं? उनको किसने कहा था कि वो 190 मिलियन पाउंड का केस करें? वो साइफर वाला केस भी आपके सामने है, उसकी आपने देखी है क्या नतीजा निकला है? ज्यादती है ना। मैं आज बतौर वजीर फरवा वहीद साहिबा को जो मर्जी इंफॉर्मेशन पास कर दूं, आपके शो पे मैं निकालूं कागज और मैं कहूं जी ये देखें, ये साइफर आया है, ये कागज में आया है फलां मुल्क से, फरवा साहिबा, ये मैं आपको शो पे बता रहा हूं, मेरे पे लगाएं ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। नहीं लगेगा, आपने कानून ही खत्म कर दिया ना तकरीबन। अब जो एक सीक्रेसी थी, कॉन्फिडेंशियलिटी थी, वो खत्म हो गई। जुर्म अपनी जगह कायम है, जुर्म तो कमिट हुआ है, पूरी कौम के सामने हुआ है, पूरी दुनिया के सामने हुआ है। फिर आप देखें ना, मलिक रियाज साहब, आपने 190 मिलियन पाउंड का केस किया, अपनी अहलिया के लिए 5-5 कैरेट डायमंड की अंगूठियां मांगी, फाइलों को पहिए लगाए, आपने जमीन ली, अलकादिर की आपने जमीन ली बनी गाला के अंदर। और तो फिर पकड़े ना सर, मलिक रियाज साहब को पकड़े ना जिन्होंने फाइलों को टायर लगाए ना। आपकी गवर्नमेंट बैठी हुई है। नहीं, बात ये है ना, बात ये है शामिल तफ्तीश तो हो ना, मुल्क में तशरीफ लाएं, आए मुल्क के अंदर, शामिल तफ्तीश हो। मैं तो दावत देता हूँ कि आए, शामिल तफ्तीश हो, आके बताएं कि जी मैं बेगुनाह हूँ।
नहीं आते ना, मुल्क में नहीं आते ना, वो आते हैं ना उनका कोई नुमाइंदा आता है। अब उनके दफ्तर पे रेड होता है तो फिर उसको एक दास्तान बयान की नहीं, जाती बुलाने है। के लिए तो देखें, बुलाने के लिए मुजरिमों को या बहुत तरीकेकार होते हैं, इंटरपोल से रब्ता किया जा सकता है। अगर पकड़ना तो फिर संजीदगी पे डिपेंड करता है। नहीं, उनको देखिए इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया है, इसके आगे अब किसी को कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना, एक कानून के मुताबिक चलना है और उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया है, लॉ का प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है। हाँ। तो जब रेड होता है तो फिर कहते हैं मजलूमियत की दास्तान सुनाई जाती है, तो मैं समझता हूँ कानूनी चले, सारे लवाज़िम आपने पूरे किए जा आपने रहे कहा हैं। इश्तिहारी उनको डिक्लेयर कर दिया गया, आप इंटरपोल से रब्ता करेंगे? आपकी गवर्नमेंट है। देखिए ये मेरा काम नहीं है फरवा साहिबा, मैं करूंगा तो फिर आप कहेंगे आप नैब के नुमाइंदे हैं। ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है। ये काम नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का नहीं है। सर, अब मुझे पता और नहीं है कि नैब आप लोग चला रहे कि नहीं चला रहे, क्योंकि खान साहब ने कहा था नैब कहीं और से चलती है। जिस तरह नैब ने गठजोड़ था, हमारा कोई गठजोड़ मौजूद नहीं है। कानून के मुताबिक चीजें चलेंगी। हमने कोई तैयबा खानम को कैद करके नहीं रखा हुआ, हमने कोई उससे स्टेटमेंट नहीं ली हुई, हम कोई उसको प्रेशराइज नहीं कर रहे कि तुम ब्लैकमेल करो चेयरमैन नैब को। वो और जमाने थे, ये और जमाना है। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने बहुत सारे जराइम किए हैं और अगर इनको कोई रिलीफ मिलता है तो फिर तमाम मुजरिमों को छोड़ देना चाहिए। चले, मुझे दो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट पूछने हैं अताउल्लाह ताहिर साहब, वक्त की कमी है। मुझे बताएं, आपको लगता है अभी भी सहूलतकारी खान साहब की मौजूद है? देखिए ऑब्वियसली लोगों के कुछ लोग हैं जो रिलीफ देना चाहते हैं और उसका इजहार भी खुल के करते हैं। और कुछ लोग कहाँ पर हैं? मैं स्पेसिफिकली पूछना चाह रही हूँ, कहाँ पर हैं? देखिए मैं ना चाहता हूँ आप पे कंटेक्ट लगे ना मेरे पे। वहीं पर हैं। मैं थोड़ा सा सर जसारत कर लेती हूँ, वहीं पर है जहाँ पर वजीर आजम ने इशारा किया था। नहीं, मैं नहीं चाहता कि इस शो का ट्रांसक्रिप्ट जो है कल को अदालत में पढ़ा जाए। तो आप रहने दें, मतलब मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। ठीक। बट ऑब्वियसली लोगों के जज्बात हैं, मौजूद हैं उनके लिए, और वो लोग थोड़ी ताकत रखते हैं फैसले करने की। इतना तो मैं जरूर कहना चाहता हूँ। और देखिए जुर्म होता है। आप वो होता है ना कि हम केस देखते हैं, फेस नहीं देखते। इधर फेस देखा जाता है, केस नहीं देखा जाता। ठीक, चलें अब ये मुझे आपने ये वाइंड अप कर दिया कि फेस देखा जाता है, केस नहीं देखा जाता। आई होप कि ना आप पे सख्त वक्त आए ना मेरे पर आए। अच्छा, ये हद तक कि इज्जत वाला जो मामला है, ये जो बिल पास हुआ है, क्या जरूरत क्या पड़ी थी अताउल्लाह ताहिर साहब? देखिए मैं बतौर वजीर इत्तलात, पंजाब में हमारी हुकूमत है और मैं पूरी ओनरशिप लेता हूँ कि देखिए आपके खिलाफ कोई इल्ज़ाम लगाए या मेरे खिलाफ लगाए तो लोग अक्सर यूके जाके हतक इज्जत के दावे करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वहां पे जल्दी जो है वो इंसाफ मिल जाता है। यहाँ पे हतक इज्जत का दावा करें तो 50 साल बाद शायद आपके पोते पोतियों को ये उनके नसीब में हो उस केस का फैसला होना। ठीक है, 25 साल 30 साल का डिले है। तो एक ऐसा कानून तो होना चाहिए ना जिसमें इम्प्लीमेंटेशन का जो टाइम पीरियड है वो तय हो। तो मैं समझता हूँ कि ये सबके लिए है। विमेन हरासमेंट है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, रिलीजियस हेट्रेड है, इनटॉलरेंस है। तो मुझे बताइए कहाँ पे जाएं? लेकिन ये ना हो ना कि इसकी मद में और चीजें होना शुरू हो जाएं। आपको मैं याद करा देती हूँ कि फवाद चौधरी साहब के दौर में जो वो पीका ऑर्डिनेंस आया था, उस पर आप लोग बड़े वो हुए थे और मीडिया ने भी बकायदा इस पर आवाज उठाई थी, क्योंकि उसकी मद में समझ आ गया था कि क्या होने वाला और क्या होने जा रहा है। तो ये जो हद तक की इज्जत है, ये ना हो कि कल को इसकी आड़ में कुछ ऐसी चीजें हो जाएं जो वाकई जबाबंदी के जुमरे में आती हैं। मैं नहीं समझता। देखिए अदालतें मौजूद हैं और इसका एक मैकेनिज्म मौजूद है, कानून बड़ा क्लियर है। हद की इज्जत का और डिजिटल राइट्स की प्रोटेक्शन का कानून ना बना तो मुआशरे के अंदर एक जमाना आएगा कि अनारकी होगी, कोई किसी के हाथों महफूज नहीं होगा, किसी को डिक्लेयर गद्दार किया जाएगा, काफिर किया जाएगा, किसी पे हमला कराया जाएगा, किसी को कत्ल करवाया जाएगा, खुदा ना खास्ता किसी का रेप करवाया जाएगा और कोई रोकने वाला और पूछने वाला नहीं होगा। ठीक है अताउल्लाह ताहिर साहब, मेरी सिंपल एक रिजर्वेशन है। मुझे सिर्फ ये बताया, आपने इतना अच्छा जवाब दिया। ट्विटर आज कितने महीने हो गए? 3 महीने से ज्यादा हो गए, 4 महीने से ज्यादा हो गए ट्विटर बंद है। अक्सर लोग प्रॉक्सीज नहीं लगा पा रहे हैं। आपका यकीनन प्रॉक्सी से चलता होगा या फिर आपके पास शायद नहीं बंद होता होगा। ये कैसा मुल्क है? 2024 में हम एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पर बिल पास किए जा रहे हैं, यहाँ पर ट्विटर बंद पड़ा हुआ है। ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे जिस मर्जी को काफिर डिक्लेयर कर दें, आर्मी चीफ को गाली दे दें, चीफ जस्टिस को गाली दे दें, सर जिस उसके लिए एक प्रॉपर निजाम होता है। ट्विटर बंद करना इट्स नॉट द सॉल्यूशन। आपने नहीं, मैं देखिए केयर टेकर दौर में बंद हुआ, पहली बात ये। मैं पहले इसका टेक्निकल जवाब दे दूं, फिर मैं इसकी बाकी एस्पेक्ट की तरफ आता हूँ। ये केयर टेकर दौर में बंद हुआ, मामला सब जुडिस है, अदालत के अंदर इंटीरियर मिनिस्ट्री का जवाब जमा है, ये मामला जेर समाअत है, उन्होंने अपना पूरा जवाब जमा कराया इंटीरियर मिनिस्ट्री ने, और जब वक्त आएगा ऑब्वियसली इस पे पूरा बताएंगे कि जी इसके कानूनी पहलू क्या है। मगर हैविंग सेड दैट, मैं ये समझता हूँ कि आज़ादी इज़हार राय सबसे अहम हक है इस मुल्क के अंदर। ठीक है, उसकी पूरी प्रोटेक्शन होनी
चाहिए, मगर कोई सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जिसके तहत अगर कोई किसी को ब्लैकमेल करे, कोई किसी के खिलाफ झूठा मवाद लगाए, तो वो कहाँ जाए। इधर ऐसी ऐसी कहानियां बनती हैं, ऐसा ऐसा जोड़ मिलाया जाता है कि उसको वेरीफाई कोई नहीं करता, मगर एक ट्वीट से या एक पोस्ट से आप किसी की पूरी जिंदगी तबाह कर दें। कभी पूछे कितने लोगों ने खुदकुशियां की हैं, ये कौन करता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसका एक अलग एस्पेक्ट है। आई टोटली अग्री सर, लेकिन इसमें एक आर्ग्यूमेंट ये है कि आप हत्या की इज्जत का बिल ले आए पंजाब में, कल को आप ज़रा के विफाक में भी ले आएंगे। आप मुझे सिर्फ आ रहा है, आपने कह दिया कि हत्या की इज्जत का बिल जो है डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी का बिल है, DRPA का, ठीक है। उस पे मुशावरत जारी है तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, सहाफती तंजीमों के साथ, इलेक्टेड बॉडीज के साथ, और उस पर मुशावरत करके उसको लेके आएंगे। कैबिनेट में आया था, वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ये आप मुशावरत करें इसके ऊपर। ठीक, देखिए कल को FIA का ये एक्सपर्टीज नहीं है कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करे साइबर क्राइम को। कल को सारी चीजें डिजिटल पे शिफ्ट होनी है, थाने कोई नहीं जाया करेगा। बिल्कुल 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 सही है, लेकिन सर मुझे बताएं कि ट्विटर बंद करने के बाद क्या वो चीजें, वो जो कॉन्स्पायर किया जा रहा था आर्मी चीफ के खिलाफ या चीफ जस्टिस के खिलाफ या आपकी जमात के खिलाफ या फलाने के खिलाफ, वो बंद हो गया? लोग प्रॉक्सीज लगा के फिर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अताउल्लाह ताड़ा साहब, मेरी सुनिए, तो प्रॉक्सी सेफ नहीं है। दूसरी बात यह कि जब बंद हुआ है, केयर टेकर दौर में हुआ और मामला अदालत में है, इंटीरियर मिनिस्ट्री का जवाब जमा है और वहां पे इसका फैसला होना है, तो ये मामला अब अदालत के अंदर है जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अपना जवाब जमा करा दिया है। और मैं तो समझता हूं कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं वो खुले रहने चाहिए, उस पर खुली बातचीत होनी चाहिए, मगर जो कुछ कानून के अंदर लिमिट्स है उसके अंदर रहते हुए, और एक झूठा प्रोपेगेंडा जो किया जाता है वो भी बंद होना चाहिए। किसी की इज्जत उछालने का सिलसिला, हमें क्या हो गया है, हम तमाशबीन बन गए हैं। किसी की इज्जत उछलती है तो हम तालियां बजाते हैं, ठीक, कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करेंगे। राह जाते किसी की इज्जत उछल रही होगी, उसकी मदद नहीं करेंगे, उसकी वीडियो बना के पोस्ट करेंगे कि ये देखो इसके साथ क्या हो, या उसके ट्रेंड बना देंगे। अवेयरनेस की भी जरूरत है, बाकी प्लेटफॉर्म खुले रहने चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अताउल्लाह ताड़ा साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान के मौशी हालात की और आने वाले बजट की। वेलकम बैक नाजरीन, हम 66,000 अरब के मकरूज मुल्क में रहते हैं, जहां पर आप आने वाले इस अपकमिंग वीक में 18,000 अरब का जो बजट है वो पेश होता हुआ विफाक की तरफ से देखेंगे। लेकिन ये बजट भी पिछले गुज़श्ता बजट से कुछ मुख्तलिफ नहीं होगा, ये भी IMF का ही बजट साबित हुआ है। अवाम के लिए रिलीफ देने की जो तवक्को है वो थोड़ी कम कर लें, क्योंकि बिजली पर भी अब टैक्स बढ़ाया जाएगा, बिजली की कीमत में भी इजाफा होगा, और इसके साथ साथ आवाम के लिए रोज़मर्रा की जो अशिया है उस पर भी टैक्स आयद किया जाएगा। यहाँ तक कि जो इंपोर्ट्स पर टैक्स है वो भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें, एक्सपोर्ट्स की बात करें, तो उस पर काम करने के लिए हुकूमत जो है वो चीन का दौरा करके आई है। 23 मुआहदों पर उन्होंने दस्तखत किए हैं चीन के साथ, और हुकूमती वज़रा की जानिब से ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा ही कामयाब दौरा है जो मईशत के लिए पाकिस्तान की बड़ा बेहतरीन साबित होगा। जबकि दूसरी जानिब CPEC 2 भी लॉन्च किया जा रहा है, उसी के बारे में वही लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो CPEC के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे कि ये गेम चेंजर साबित होगा। अब देखना ये है कि वाकई गेम चेंजर साबित हो सकता है, नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ दिफाई बजट जो है उसमें भी इजाफा किया जाएगा। तो तमाम तर ये जो बजट की पोजीशन है आवाम के हक में तो नहीं जा रही है, लेकिन क्या इसमें कोई छोटी सी भी गुंजाइश निकल सकती है कि कहीं से आम पाकिस्तानी ये कह सके कि ये बजट जो खसारे का अब की बार पेश किया जा रहा है ये थोड़ा बहुत आवाम के भी हक में है या नहीं? इस पर बात करेंगे। हमने दावत दी है डॉक्टर इकरामुल हक को, उनके साथ साथ डॉक्टर खाका नजीब साहब मौजूद है। दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला। मुझे ये बताएं डॉक्टर खाका नजीब साहब के एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट दौरा था चीन का, वो हो गया, उसकी वापसी पर अनाउंस करना था बजट जो कि हम देखेंगे कि हो भी जाएगा, और वहाँ पर कुछ मुआहदे भी किए, 23 के करीब जो है वो मुआहदे हुए हैं जो चीन के साथ हमने मुख्तलिफ शोबों में किए हैं। आपको कोई ब्रेक थ्रू नजर आ रहा है, कोई रिवाइवल हो सकता है इकोनॉमी का इससे?
देखिए फरवा, इस वक्त अगर आप इकोनॉमी को देखें तो पाकिस्तान जिस तरह IMF एंगेजमेंट में बिहेव करता है और जैसे भी बाकी कंट्रीज बिहेव करती हैं, एक मैक्रो स्टेबिलिटी सी है, रिजर्व्स की पोजीशन बेहतर है, करंट अकाउंट इकोनॉमी को बहुत स्लो करके आपने थोड़ा सा संभाल लिया है, इन्फ्लेशन का बेस इफेक्ट भी है, कुछ फूड प्राइसेस नीचे आई हैं, उसकी वजह से थोड़ी सी कमी भी दिखाई दी है, 38% से 11.8% तक का सफर हुआ है। अब आपके पास स्पेस है, अगर आप चाहें तो एक ऐसा बजट प्रेजेंट कर सकते हैं जो पाकिस्तान की इस वक्त IMF की एंगेजमेंट को जो है जिसके साथ हम सीमेंट कर सकें, पाकिस्तान का एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म प्रेसिडेंट्स ले, जिसमें पेंशन्स का रिफॉर्म है, SOEs को जो पैसे देते हैं उनका रिफॉर्म है, डेट सस्टेनेबिलिटी का रिफॉर्म है, एनुअल डेवलपमेंट बजट्स का रिफॉर्म है, पाकिस्तान की फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रिफॉर्म है। अगर तो ये सब चीज़ें एक्सपेंडिचर साइड पे आपको दिखाई दी, जिसको मैं कहता हूं कि बहुत ही ज़रूरी हो गई हैं, प्रोविंसेस से कैसे आप आगे चलेंगे, बियॉन्ड जस्ट उनसे सरप्लस लेने की बजाय आप उनको क्या सब्जेक्ट शिफ्ट करेंगे, क्या आप लीनर गवर्नमेंट पे जाएंगे, क्या आप अटैच डिपार्टमेंट्स ऑटोनमस बॉडीज को कर्टेल करेंगे, क्या आप ये सारा कुछ रियलाइज करेंगे, और क्या आप टैक्सेशन के ऐसे स्टेप्स ले पाएंगे जिससे टैक्स एफिशिएंसी भी बढ़े, टैक्स की मद में आप जहां पैसे नहीं कलेक्ट कर पा रहे, जिसका मतलब है टैक्स गैप्स हैं, उनको आप कम कर सकें। ये अगर तो आप सारे काम कर सकें, जो कि आई एम रियली होपफुल कि एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसको मौका भी मिला है, जिसकी प्रोविंसेस में भी गवर्नमेंट है, तो ये सारे काम किए तो जा सकते हैं। टैक्स सिंप्लीफिकेशन भी की जा सकती है, डेटा माइनिंग का भी आपके पास स्कोप है, एग्जेम्पशंस जो नहीं रखनी चाहिए उनको भी उड़ाना चाहिए, इन्फोर्समेंट एंड कंप्लायंस के मेजर्स भी आप ले सकते हैं। अगर तो आपको ये सारे हार्ड कॉल्स जो आप करना चाहते हैं, सब्सिडी को टारगेट करना चाहते हैं, बोथ ऑन दी एक्सपेंडिचर एंड दी टैक्सेशन साइड, अगर आपको ये सारी दिखाई देंगी तो आपको ये दिखाई देगा कि बजट एक रिफॉर्मिस्ट है। ये एक ऐसी बुनियाद रखेगा कि अगले 2 से 5 साल में आपकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट क्या होगी। अगर आप अकाउंटिंग एक्सरसाइज करके इस बजट को फिर दोबारा बनाएंगे और नंबर्स को ही बैलेंस करते रहेंगे तो शायद बात बनेगी नहीं। जहां तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है, हम उम्मीद रखते हैं कि तीनों कंट्रीज, चाइना, UAE और सऊदी अरेबिया, उन्होंने एक इंटेंट बिल्कुल दिखाया है। दैट्स ये खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए। कोई 10 अरब डॉलर कह रहा है, कोई 5 अरब डॉलर कह रहा है। चाइना के साथ 23 मुआहदे तो एक हैं, 32 मुआहदे इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी साइन हुए हैं। जो आपने 23 का जिक्र किया वो G2G हैं। सो लेट्स होप कि अगर वो माइंस एंड मिनरल्स में या कहीं और आना चाहते हैं जरूर आएं। बट आखिर में ये कहूंगा कि अपने रिफॉर्म्स किए बगैर एनर्जी के, FBR के, ग्रोथ स्ट्रक्चर के, डीरेगुलेशन के मुल्क में वो खातिर तब्दीली शायद मुमकिन नहीं होगी। बिल्कुल, आपने ठीक बात की है। मैं यही बात आगे बढ़ाऊंगी। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, इकरारुल हक साहब, कि ये जो रिफॉर्म्स की बात हम करते हैं, हम ज़ाहिर है कि सुन रहे हैं, रिफॉर्म्स तो होते नहीं है। अभी 18,000 अरब का जो बजट है और फिर हमने 66+ अरब जो है 1000 उसका हम मकरूज़ हैं, हमने कर्जा देना है, फिर इस साल हमने कर्जों की किस्तें भी उतारनी है वगैरह वगैरह। और महंगाई की जो हम अभी पोजीशन देख रहे हैं, उम्मीद की जा रही है, ये अच्छी उम्मीद नहीं है कि इस बजट के बाद महंगाई की शरह में भी इजाफा होगा। अब ये जो अखराजात हैं, इसको कैसे कम किया जा सकता है, जो पेंशन्स की मद में जा रहे हैं, जो मुराद की मद में जा रहे हैं, जो तज़ीनो आराइश की मद में जा रहे हैं? जी, प्रायोरिटीज का बड़ा मसला होता है। जब भी बजट में आप एलोकेशंस करते हैं या टैक्सेशन पॉलिसी को रीअलाइन करते हैं तो बड़ी ज़रूरत होती है कि आप कहाँ कहाँ जो है वो अपने पहले अपने हाउस को इन ऑर्डर करें। अब गवर्नमेंट का अपना हाउस इसलिए इन ऑर्डर नहीं है कि साइज गवर्नमेंट का बहुत बढ़ चुका है, और ये मसला सिर्फ वफाक में नहीं, सूबों में भी है। सूबे तो खैर वफाक से अब चूंकि 57.5% ले लेते हैं तो कोई अपनी एफर्ट्स करते नहीं रिसोर्स मोबिलाइजेशन की, मगर अखराजात उनके जो हैं वो ज़्यादा वेस्टफुल है। देखिए, हेल्थ की तरफ, एजुकेशन की तरफ और ह्यूमन स्किल्स की जो है तरफ उनकी तवज्जो बहुत कम है। अब ये 18th अमेंडमेंट को भी 14 साल हो गए हैं, अब 14 साल से कुछ ज़्यादा है, क्योंकि 2010 के अप्रैल में ये हुई थी। अब हम देख रहे हैं कि इतने सालों में तो उनको अपने जो थे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाने चाहिए थे, जो जहाँ जहाँ इम्बैलेंसेस थे, जहाँ अनइवन डेवलपमेंट्स के मसले थे, काफ़ी पैसा मिला था उनको जिसको वो इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट में, ह्यूमन स्किल्स में लगाते। तो क्योंकि लोग ग्रोथ के में जो हम फंस के रह गए, उसकी एक बड़ी वजह जहाँ तक वफाक है उसके पास तो 57.5 देने के बाद इतना पैसे भी नहीं है कि वो डेट सर्विसिंग कर सके। अब
इसका मतलब है कि हमारी वो दफा भी बाकी सारे अखराजात तो बोरोड मनी से हो रहे हैं। अब ये बोरोड मनी भी महंगी है, आपने बहुत डिस्काउंट रेट अपना 22% रखा है। अगर आप IMF के प्रोग्राम में हम जा रहे हैं और हमारा एतमाद बहाल है, तो हम एक बड़ा जो था मिडल ईस्ट की तरफ भी एक इस्लामिक बॉन्ड का कर सकते थे, स्कूक भी कर सकते थे और यूरो बॉन्ड्स का भी कर सकते थे, ताकि हम एक दफा कुछ मनी जनरेट करके जो बहुत बड़े हमारे एक्सपेंसिव कर्जा जात हैं उनको स्वाप तो कर लें, क्योंकि हमें सस्ते मिल सकते हैं। अब तो थोड़ा सा हाल हुआ है हमारा जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी का हम पे कॉन्फिडेंस। तो मेरा ख्याल ये है कि अभी बिल्कुल ठीक फरमाया नजीब साहब ने कि हमें जो रिफॉर्म्स की तरफ हमने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। अब ये वक्त है कि गवर्नमेंट का साइज हम छोटा करें, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद वही मिनिस्ट्री हमने रखी हुई है, वही मिनिस्टरों की बहुत बड़ी तादाद है, वही ब्यूरोक्रेसी के लल्ले तलल्ले। आप देखिए कि वो किस कदर अखराजात को जो है और एफिशिएंसी उनकी बिल्कुल, और ये नजीब साहब भी बताएंगे कि क्राइसिस ऑफ कॉम्पिटेंस है वहाँ पे। खुद उनको अपने जो है सॉल्यूशंस, अपनी रिफॉर्म्स, अपने आप को दुरुस्त करना, एफिशिएंसी करना। एनर्जी बहुत बड़ा मसला है, इतनी महंगी एनर्जी के साथ तो हम सर्वाइव नहीं। अब दो चीज़ों का बहुत बड़ा मसला है, एक हमारा डिस्काउंट रेट और जाहिर है दूसरा एनर्जी की कॉस्ट। इन दो के वजह से तो हम फिर एक लो ग्रोथ जो है उसमें ही फंसे रहेंगे। कर्जे जो है वो अच्छी चीज़ है कि अगर आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रहे, अपनी इनकम इंप्रूव करें, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करें, ह्यूमन स्किल्स इंप्रूव करें, ना कि ये सिर्फ फिस्कल डेफिसिट्स को या आप करंट अकाउंट डेफिसिट्स को मीट करने के लिए लेते रहें। तो तजारती खसारा हमारा रहेगा जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बेहतर नहीं करते हैं। अब ये सारी चीज़ों को होलिस्टिकली देखते हुए हमें एक ऐसी कम से कम 3-4 साल की पॉलिसी बनानी चाहिए कि हम प्रोग्राम भी सक्सेसफुली करें। उस प्रोग्राम के अंदर जब हम स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स कर लेंगे तो हमारी ग्रोथ साइड की भी, क्योंकि अभी तो देखिए हम इंतहाई जरूरी है। ज़ाहिर है कर्जा लेके आप ज़ाहिर है कि थोड़ा सा गाड़ी को आगे चला सकते हैं, लेकिन उस पर रिलाय तो नहीं कर सकते ना फॉर लॉन्ग टाइम। अच्छा खाका नजीब साहब, आप दोनों से मेरा सवाल ये है कि जब CPEC स्टार्ट हुआ था तो हमें ये कहा भी गया था और हमें ऐसा महसूस भी हो रहा था कि इट विल बी अ गेम चेंजर। अब ये जो CPEC 2 वाला सीन है, आपको लग रहा है कि अभी तक, क्योंकि हमें उसका इम्पैक्ट तो नजर नहीं आया इतना को खास, इसका इम्पैक्ट नजर आ जाएगा? CPEC 2 लाजमो मलजूम है। उसके लिए जितनी 9 हमारी इकोनॉमिक जोन्स हैं, एक STZ है, इन सब के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्पेशल जो आप प्रोजेक्ट्स उनसे लाना चाहते थे, वो अगर वियतनाम नहीं गए तो वो पाकिस्तान लाएं। G2G इम्प्रूवमेंट ज़रूर आपको हेल्प करती है, एंगेजमेंट। बट जो दूसरी चीज़ अब बेहतर है, जो एक मुझे थोड़ी सी अच्छी चीज़ लगी है, वो ये कि इस दफ़ा प्राइवेट सेक्टर की भी एक एंगेजमेंट चाइना के साथ हुई है। जो भी आगे आपने चलना है, ये प्राइवेट सेक्टर में ही जॉइंट वेंचर्स, ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनना है। अब हम इस तरफ जा रहे हैं। याद रखिए, पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट टू GDP इस वक्त 13% पे है फरवा। अगर आप चाइना की ही मिसाल लेना चाहते हैं, वो ये इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। मुझे डॉक्टर साहब ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर जो आने वाला बजट है इस पे थोड़ी डिस्कशन करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर इकराम साहब, मुझे ये बताएं कि जो नया माली साल का बजट पेश होने जा रहा है, क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए, एक चीज तो बहुत वाज़ेह है कि अगर हम 21-22% अपना GDP का एक्सपेंस रखते हैं और कलेक्शन हमारी जो है वो सिर्फ 9 और बल्कि अब 9.5 या चलिए 10 भी कर ले, तो ये तो बहुत अजीब सी बात है। अब बांग्लादेश में ये 11% है। मैं हैरान होता हूँ कि उनकी अब $55 बिलियन की तो सिर्फ गारमेंट्स की उन्होंने एक्सपोर्ट की है। वेमेन एम्पावरमेंट ज़रा देखिए वहाँ पे कैसे उन्होंने अपनी ह्यूमन जो थी स्किल्स को, और वो बहुत बुरी हालत थी वहाँ। अगर आप कभी जाएं तो ढाका में आपको वो नज़र आता था कि अभी तक वो हम गाड़ियाँ खींच रहे हैं, बहुत यानी गुर्बत आपको बहुत एपरेंट नज़र आती थी। मगर अब इतने छोटे अरसे में वो $77 बिलियन तक, जिसमें मैंने अर्ज किया कि 55 बिलियन तो सिर्फ उनकी गारमेंट्स की है। तो हमारे यहाँ जो है, एक तो हमने वो बिल्कुल तवज्जो नहीं दी कि औरतों को भी हम अपनी स्किल्स के लिए बाहर लेकर आए, और इतनी बड़ी वर्क फोर्स हमने ज़ाया कर रखी है। फिर देखिए यूथ बल्ज हमारा, अब ये जो इसका डिविडेंड हम ले सकते थे पॉपुलेशन का, उनको हमने कोई स्किल्स नहीं दी। अगर हम पहले 10 स्टैंडर्ड्स तक वहाँ पे लाजम कर दें कि उनको कोई ना कोई IT स्किल्स हासिल करनी है, तो ये फॉर्मल एजुकेशन में डिग्रियां बस बांटते रहना, कागज देते रहना, इस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। हम चाइना को देखते हैं, कोरिया को, जिनकी भी हम आप मिसालें देखते हैं, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स स्किल्स तो देखिए कितनी डेवलप हुई हैं।
और अगर चाइना में आप जैसे आपने फरमाया था कि CPEC 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो इंडस्ट्रियाँ रीलोकेट होती हैं तो हमारे पास जो ट्रेंड वर्क फोर्स है कहाँ है? तो ये बहुत बड़ा मसला है। चाइनीज हमारी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, मगर हमें अपने भी तो एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करना है। जहाँ अब इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि उनका जो एजुकेशन है वो बेहतरीन है, वो दुनिया में माना गया है, वो उनको लेते हैं, उनका हर तरह की जो स्किल्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके पास बल्कि सरप्लस पूल है बहुत सी चीज़ों में, तो हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और इसमें देखिए वफाक जो है वो तो मैं अर्ज कर रहा था कि बहुत टाइट पोजीशन में है। जब से ये 18th अमेंडमेंट के से पहले आपने देखा होगा जो फार्मूला 7 NFC अवार्ड का हुआ, अब वो 7 NFC अवार्ड का फार्मूला जो था वो अगर ग्रोथ का हमारा जो ट्रेजेक्ट्री थी वो 6-7%, 8% पे रहती तो केक का साइज बड़ा रहता तो इतना महसूस ना होता। लेकिन चूंकि हम एक लो ग्रोथ ट्रैप में फंस के रह गए हैं, तो बजट मेकिंग करते हुए फिर अगर सारा जोर जो है वो बोरिंग पे ही रहना है, और हमने सिर्फ जैसे नजीब साहब ने फरमाया कि अपनी बुक्स ही बैलेंस करते रहना है, सिर्फ अकाउंटिंग करना है, तो विजन के बगैर अगर आप बजट बनाएंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा एक अकाउंटेंट का बजट होगा, जो वो तो बुक्स तो कोई भी बैलेंस कर देगा, मगर विजन रखे ताकि आगे जाकर इकोनॉमी में ग्रो करे। अगर केक का साइज बड़ा होगा तो यही जो आज हमें डेट जो है वो इतना हैवी लग रहा है, अगर हम अपनी ग्रोथ डबल कर लें तो ये हाफ हो जाएगा। एग्जैक्टली यानी विजन के साथ बजट पेश करना बड़ा जरूरी है, लेकिन वो पता नहीं अब इस बजट के अंदर वो विजन है या नहीं है। डॉक्टर खाका नजीब साहब, मुझे ये बताएं कि एक्सपोर्ट्स पे बहुत ज्यादा रिलाय किया जा रहा है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं? आईटी की हम बात कर रहे हैं, आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं। डू यू थिंक कि एग्रीकल्चर, आईटी अलॉन्ग विद अदर्स, ये इसके ऊपर थोड़ा सा काम करने की पॉलिसीज लाने की जरूरत है? तो पहले तो ये समझ लें कि इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी के बाद अगर मुल्कों में तरक्की आई है तो वो एक्सपोर्ट टू जीडीपी बढ़ाने से आई है। आप 10% पे खड़े हैं, 10.5 हो जाता है अगर गुड्स एंड सर्विसेज को इकट्ठा ले लूं। इंडिया 22% पे है, वियतनाम 91% पे है। दिस इज वेयर द कंट्रीज दैट हैव डन वेल। सो अगर आप एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ाएंगे, और ये मंत्रा ही गलत है कि ये इंपोर्ट्स पाकिस्तान का मसला है, बेहद एहतराम के साथ 22% ऑफ जीडीपी इंपोर्ट है हमारी। ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कोई बहुत बड़ी इंपोर्ट नहीं है। मसला ये 10% जो एक्सपोर्ट टू जीडीपी है ये है। पाकिस्तान अगर 18-19 अरब डॉलर की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट करता है, और हमने अभी एक टर्फ का लोन 1% पे 10 साल के लिए दिया है, और 2.5 अरब डॉलर की इंपोर्ट की है मशीनरी, तो टीम को कॉमर्स की साथ बैठ के ये देखना पड़ेगा कि आखिर उस मशीनरी का हमें डिविडेंड क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट हैं या लोअर हैं, और दुनिया भी खुलने वाली है। तो पहले तो इस चीज को देखें। नंबर 2, आप ये देखें कि गाड़ियां इतने अरसे से बना रहे हैं, बत्तियां बना रहे हैं, क्यों नहीं ऐसा है कि ऑटोमोबाइल, क्योंकि ये बिग टिकट आइटम्स हैं, वो एक्सपोर्ट होता पाकिस्तान से। नंबर 3, पाकिस्तान का एक अगर कोई थोड़ा सा टर्न अराउंड स्टोरी 3 साल है, वो ये है कि 10-11 अरब डॉलर की एग्रीकल्चर की इंपोर्ट करते हैं। अभी $1 बिलियन की तो आपने वीट इंपोर्ट कर छोड़ी थी, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 5-6 अरब डॉलर की है। अगर आप पाकिस्तान की यील्ड्स, पाकिस्तान का सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन में बिलीव करें कभी, तो ये 5-6 अरब डॉलर अगर 10 अरब डॉलर पे चले जाएं, और वो 10-11 अरब डॉलर की इंपोर्ट टूट के 5-6 अरब पे आ जाए, ये 10 अरब डॉलर पाकिस्तान की एक टर्न अराउंड स्टोरी है। मैं इसमें आज भी बिलीव करता हूँ। बिफोर पाकिस्तान ने माइंस एंड मिनरल्स और एग्रीकल्चर को देखा, मैंने 2022 दिसंबर 15 को एक डॉन आर्टिकल लिखा था, और यही गुजारिश की थी कि रॉक्स एंड क्रॉप्स in the next 3 years are Pakistan story. I think these are the 3 areas that Pakistan that we need to work on. ठीक है, मुझे वन लाइनर चाहिए दोनों अपने मेहमानों से। मुझे बताएं कि अवाम की को बात कर लेते हैं, अवाम के लिए कोई रिलीफ है? We just 40 seconds please. इकराम साहब, देखिए मेरा ख्याल है कि आवाम के लिए तो टैक्सेस चूंकि बहुत ज़्यादा लगेंगे, शायद डिवैल्यूएशन भी हो तो मुश्किलात में इजाफा होगा, मगर अगर हम पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की तरफ तवज्जो दें, जो अभी हम बात कर रहे थे कि अपनी एक्सपोर्ट्स की तरफ तवज्जो दें, एक्सपोर्टेबल सरप्लस एग्रीकल्चर से भी निकालें, बाकी जगह से भी निकालें, तो फिर उनके लिए ईज पैदा हो सकती है। क्योंकि अगर हम उनकी इनकम नहीं बढ़ाएंगे तो ये तो नहीं हो सकता कि वो किसी तरीके से भी इस चीज़ों को अब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, डॉक्टर खाका नजीब साहब।
एम्प्लॉयमेंट इज दी ओनली रिलीफ दे कैन लुक फॉरवर्ड टू के थोड़ा सा एग्रीकल्चर ग्रो करे, थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग पिकअप करे, आईटी की इंडस्ट्री पिकअप करे, बच्चे बच्चियां उसमें एक्सपोर्ट करने के काबिल हों इन द नेक्स्ट 1 to 2 years, दैट्स द रिलीफ पीपल शुड बी लुकिंग एट। ठीक, बहुत शुक्रिया दोनों का। डॉक्टर खाका नजीब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर इकरामुल हक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया, यानी तय ये हुआ कि जो आने वाला बजट है ये मुश्किलात से भरा हुआ है, आवाम के लिए कोई रिलीफ का चांस ही नहीं है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।